हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 2023 आरओ एआरओ की एग्ज़ाम जो कि 2024 4 फरवरी को एग्ज़ाम होने वाला है, उन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने ये हिंदी के जो 60 प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें 6 टॉपिक से अलग अलग 10-10 क्वेश्चनों का सेट होता है। तो हमने इस सीरीज़ के माध्यम से आने वाले एग्ज़ाम तक हमने कंटिन्यू इस सीरीज़ को रखेंगे। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा भी लाभ हो तो इस वीडियो को शेयर और इसको लाइक करना ना भूलें, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। तो बी विकल्प सही है इसमें, ठीक है। और दो बातें और बता दूं आपको, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बतलाएंगे वो विशेषण कहलाएंगे, और जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाएंगे वो क्रिया विशेषण कहलाएंगे। और जो शब्द विशेषण की ही विशेषता बतलाएं, विशेषण के ही विशेषता बतलाएं तो हम उन्हें कहते हैं प्रविशेषण। क्या बोलते हैं? प्रविशेषण, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है कि जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, यानी संज्ञा की व्याप्ति यानी संज्ञा की जो विशेषता बतलाने वाला शब्द होता है उसे हम विशेषण कहते हैं। अब प्रश्न ये है कि विकारी शब्द क्या होता है। तो आपने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये 4 शब्द हैं जिसे हम विकारी शब्द कहते हैं। विकारी क्यों? क्योंकि इन शब्दों के रूपों में परिवर्तन होता है। वही क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय, या फिर हम संयोजक, या फिर लास्ट होता है एक विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये जो 4 हैं ये होते हैं अविकारी, यानी इनके रूपों में परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं। अभी हमने पिछले प्रश्न में जिक्र किया कि जो ऐसे शब्द जो विशेषण के ही विशेषता बतलाएं तो हम उन्हें कहते हैं प्रविशेषण। क्या बोलते हैं? प्रविशेषण, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न निम्न में से विशेषण शब्द है। विकल्प में 4 शब्द दिए गए हैं। अब इनमें से बताना है कि कौन से विशेषण हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि विशेषण जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, विशेषण के जो भेद हैं वो 4, मुख्य रूप से 4 भेद हैं। इनमें एक होता है जो गुण बतलाने वाले होते हैं, यानी गुणवाचक विशेषण। दूसरा होता है इसमें परिमाणवाचक विशेषण, और तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण, और एक होता है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। अब फिर सार्वनामिक विशेषण में इसमें भी मूल सार्वनामिक और यौगिक सार्वनामिक, इसके अलावा भी इसके भेद होते हैं। जैसे जो प्रश्नवाचक होते हैं
संकेतवाचक विशेषण होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम। तो इसमें पूछा गया है कौन सा शब्द विशेषण है, तो सुंदर। सुंदर यानी इसके बाद हम कोई भी संज्ञा जोड़ दें, जैसे राम, राम यानी सुंदर राम, या फिर कोई कपड़ा है, कपड़ा भी क्या है, एक तरह से संज्ञा है, सुंदर कपड़ा। तो इस तरह से शब्द में जो सुंदर है ये क्या है, विशेषण है। अगला प्रश्न है कि विशेषण बताइए, तो निम्न में से विशेषण कौन सा है। तो दिए गए विकल्प में ए जो है क्षम्य, क्षम्य, इसके बाद आप कोई भी संज्ञा जोड़ेंगे तो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो विशेषण होता है। ठीक है, जैसे क्षमा, क्षमा से ही बना है ये क्षम्य। फेन से क्या बनता है, फेन यानी विशेष से इसका विशेषण बनता है फेनिल। भ्रम से, जैसे भ्रम है, भ्रम से भ्रमित, तो भ्रमित क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। शिक्षा से क्या बन जाएगा, शिक्षित। ठीक है, अब इनके आगे आप कोई संज्ञा जोड़ेंगे, जैसे शिक्षित व्यक्ति, भ्रमित व्यक्ति, फेनिल, इनके बाद हम कोई संज्ञा जोड़ेंगे तो इसे एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो इनमें दिए गए विकल्प में जो सही उत्तर है वो ए है क्षम्य। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो दिए गए विकल्प में दो ऐसे शब्द हैं जिसमें कि देखिए ये जो है अनिश्चित, अनिश्चित हम संख्यावाचक के रूप में या फिर अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, या फिर चमकीला, जैसे चमकीला है, चमकीला कहते हैं चमकीला कपड़ा। ठीक है, चमकीला तारा, तो इसके बाद कोई न कोई संज्ञा एक्सेप्ट कर रहा है। कुछ आदमी, कुछ आदमी, ठीक है, कुछ कुछ कुर्सियाँ, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों ही शब्द क्या हैं, विशेषण हो जाएंगे। अगला शब्द है, अगला क्वेश्चन, कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। तो बताना है इसमें कि उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द, रेखांकित शब्द क्या है, सुंदर। तो इनमें सुंदर क्या है, तो सुंदर इसमें विशेषण है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है। तो देखेंगे विद्वान आदमी, विद्वान आदमी, ठीक है। तो ये शब्द क्या है, आपका विशेषण है जो किसी शब्द की विशेषता बतलाएगा। ठीक है, बाकी शेष इसमें जो हैं अलग अलग शब्द हैं, तो इनमें जो सी है वो क्या है, हमारा विशेषण है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि अनुमान का विशेषण होता है। तो दिए गए विकल्प में ऐसे दो शब्द हैं जिनके विशेषण अनुमानित या फिर अनुमित, ये दो ऐसे हैं, यानी ए एंड बी, ये दोनों ही विशेषण शब्द हैं। अगला प्रश्न है कि बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आप रखेंगे, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण या संज्ञा। तो ये है विशेषण। कैसे, देखिए बुद्धिहीन कहते हैं कि बुद्धिहीन आदमी या व्यक्ति है। ठीक है, तो इसके बाद कोई न कोई नाउन संज्ञा आ रहा है, इसका मतलब अब इसकी और अच्छे से एक्सप्लेन करें। जब आप समास पढ़े होंगे तो बुद्धिहीन से इसको हम समास विग्रह करेंगे तो क्या निकलेगा, ये बुद्धि से हीन, बुद्धि से हीन, यानी वह व्यक्ति जो बुद्धि से हीन हो वो क्या है, बुद्धिहीन। इसका मतलब ये किसी न किसी संज्ञा से पहले आने वाला शब्द है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका विशेषण। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य सर्वाधिक सही है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यद्यपि के साथ सदैव कौन सा शब्द आएगा, तथापि आएगा। ध्यान रखिएगा क्या आएगा, तथापि। तो देखेंगे किंतु आया है और परंतु है,
इस तरह से शब्द प्रयोग किए गए। लेकिन डी विकल्प देखें तो इनमें यद्यपि और तथापि आया हुआ है, ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य सही है। देखिए, अब ध्यान रखिएगा, इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है। उसकी आयु क्रम ध्यान रखिएगा 30 वर्ष, इस समय 30 वर्ष की अवस्था है उसकी। तो इनमें देखेंगे कोई क्रम आपको नहीं देखने को मिल रहा है। यही बी ऑप्शन है जिनमें इस समय उसकी अवस्था 30 वर्ष है, यही विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाक्य शुद्ध कीजिए, मेले में बच्चा खो गया। ठीक है, अब इसको हम शुद्ध करना है, कहेंगे बच्चा मेले में खो गया। बच्चा मेले में खो गया। सबसे पहले यानी हमारा जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है वो आ जाएगा। ठीक है, फिर ये स्थान है, फिर क्रिया है। ठीक है, तो बच्चा मेले में खो गया, ये पहला वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वाक्य शुद्ध कीजिए, दिया है रोगी को काटकर सेब खिलाओ। तो बल्कि रोगी को नहीं बल्कि सेब को काटना जाएगा, तो रोगी को सेब काट कर खिलाओ, ये वाक्य बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी आप वाक्य को मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है। अब एक चीज़ आपको पहले ही बता दूं, कहीं पर यदि सारी या फिर पूरी आ जाए, इसके बाद रात, ठीक है, सारी रात या पूरी रात, तो इनमें भर शब्द जो है नहीं जोड़ना है, ये गलत माना जाता है। तो सारी रात या पूरी रात, तो देखिए इसमें भर आया है, इसमें भर और इसमें में, तो मैं सारी रात जागता रहा, ये विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, में भी शब्द इसमें नहीं आएगा, तो सी विकल्प सही हो जाएगा। आगे है अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। देखिए, भास्कर, पुष्पांजलि और उज्ज्वल, ये 3 ऐसे शब्द हैं जो बिल्कुल शुद्ध हैं। हमसे पूछा इसमें अशुद्ध कौन सा है, तो अशुद्ध हो जाएगा निरापराध। बल्कि निरापराध नहीं होता है, इसका जो शुद्ध शब्द होता है वो होता है निर। ये मूल शब्द है। जब निर शब्द में अपराध शब्द जोड़ते हैं तो र और अ ये दोनों आपस में मिल के पूरा र बनेगा, तो ये हो जाएगा आपका निरपराध होगा, निरपराध। ये शब्द बिल्कुल शुद्ध है। ठीक है, यदि पुष्पांजलि जो है ये बना हुआ है पुष्प प्लस अंजलि शब्द से। ठीक है, तो ये आप पढ़े होंगे दीर्घ संधि में, और अ मिलके आ बनता है, तो ये हो जाएगा पुष्पांजलि। और जो उज्ज्वल शब्द है ये उत या फिर उद और ज्वल, ज्वल और त और द, ये त और द जो है पढ़ेंगे जब इसे व्यंजन संधि में, तो त या द जो है वो किस में मिल जाता है, ज में, तो ये आधा और ज मिल जाता है, तो इस तरह से ये उज्ज्वल बन जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। ये जो वाक शब्द बना है ये वाक और अर्थ बना है, और क जो है क का परिवर्तन ग में हो जाता है, तो इस तरह से ये जो बन जाता है शब्द वागर्थ। विकल्प ए बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ध्यान रखिएगा प्रश्न में पूछा क्या, अशुद्ध। साधु बिल्कुल सही है, सांसारिक, शून्य, हस्ता आ की मात्रा लगा हुआ है, ये हाँ की मात्रा नहीं होगा बल्कि हस्तक्षेप होगा, ये सही हो जाएगा, बल्कि यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है। बाकी आप संसार है, इसका देखिए ये मूल शब्द है संसार। जब संसार में एक प्रत्यय लगता है तो इस पे आ की मात्रा जुड़ जाता है, तो ये बन जाता है सांसारिक।
ये बिल्कुल सही है। तो इनमें शुद्ध जो अशुद्ध वर्तनी वो है डी ऑप्शन हस्ताक्षेप। अगला प्रश्न है कि हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द क्या होगा। तभी हमने पिछले प्रश्न में जिक्र किया, तो हस्तक्षेप क्या है, बिल्कुल शुद्ध शब्द है। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। देखिए अगामी नहीं होता है, बल्कि ये इसका जो शुद्ध रूप होता है आगामी। और केंद्रीय जब लिखते हैं तो इस तरह से केंद्रीय शब्द बिल्कुल शुद्ध है। दीक्षा पर बड़ी की मात्रा होती है, बल्कि अधीन जो है बिल्कुल शुद्ध शब्द है इसमें। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द जो है तत्धन सम, यानी उसके समान, संस्कृत के समान जो शब्द होते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो अंश है ये बिल्कुल इसका ही क्या है, तत्सम। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी बी विकल्प इसमें सही उत्तर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से आँख का तत्सम क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि आँख का जो तत्सम है वो है अक्षी, और आँख क्या है, तद्भव शब्द है। आगे बढ़ते हैं। अहेर शब्द का तत्सम क्या होगा। अहेर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द होता है आखेट। डी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि चूरण, चूरण ध्यान रखिएगा, तत्सम शब्द के बाद जब उसका विकृत रूप होता है तो अर्ध तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे हम जानते हैं चूना शब्द जो है, ये चूना शब्द जो है तद्भव है, चूड़ शब्द जो है तत्सम है, बल्कि जो चूरन शब्द है, चूरन, ये अर्ध तत्सम शब्द है। अर्ध तत्सम जो है तत्सम से मिलता जुलता रूप होता है और उसका बिगड़ा हुआ रूप होता है। ठीक है, तो इस विकल्प का जो सही उत्तर है बी, अर्ध तत्सम। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से अर्ध तत्सम शब्द को पहचान कीजिए। जैसे हम जानते हैं अक्षर, ठीक है, अक्षर और इसका जो तद्भव होता है आखर। तो जो अक्षर है ये इसी से मिलता जुलता शब्द है, तो देखेंगे तो अक्षर जो हो जाएगा, अक्षर और अक्षर, ये है इसका अर्ध तत्सम रूप। अगला प्रश्न है अमी का तत्सम रूप क्या होगा। तो अमी जो है ये अमृत का पर्याय है, तो अमृत शब्द इसका क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है। तो अग्नि जो है आग का क्या है, तत्सम रूप है, आग उसका तद्भव रूप है। अगला प्रश्न कि आंसू का तत्सम रूप निम्नलिखित में कौन सा होगा। सी बिल्कुल सही है, अश्रु। अश्रु जो है तत्सम है और आंसू क्या है, तद्भव शब्द है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो अमूल्य जो है यह तत्सम रूप है और इसका तद्भव होता है अमोल। ठीक है, अगले प्रश्न बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तो इसमें अग्र जो है, यानी अग्र यानी इसको बोलते हैं आगे ना, तो ये इसका संस्कृत रूप है, ये है इसमें तत्सम शब्द है। आग का तत्सम रूप क्या हो जाएगा, आग का तत्सम रूप हो जाएगा अग्नि, अग्नि। और आँख का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो हो जाएगा अक्षी, और आज का जो तत्सम रूप होता है वो अद्ध होता है। अगला प्रश्न है कौन सा शब्द अनिक का पर्यायवाची है। तो अनिक जो पर्यायवाची है वो है सेना का। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अश्व का पर्यायवाची नहीं है। इनमें तीन जो है पर्यायवाची है, जैसे घोटक है और घोड़ा, ये अश्व का पर्यायवाची है, जबकि तरंग जो है ये लहर, वीची, ठीक है, लहर या बीची यानी जिसे हम कहते हैं उसकी पर्यायवाची है। तो इनमें से नहीं है, वो है ए तरंग। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं। अरड़ का मतलब होता है जंगल, तो विपिन, कानन और कांतार ये अरड़ यानी जंगल का पर्यायवाची है, जबकि सूरभोग जो है ये अमृत का पर्यायवाची है। ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरड़ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी जंगल का पर्यायवाची नहीं। तो विपिन, कानन और कांतार तो है, सूरभोग नहीं है, जो कि मैंने पिछले प्रश्न में एक रिपीट हो गया है।
अगला प्रश्न है कि अनुपम का पर्यायवाची क्या है। अनुपम यानी जिसका उपमा न हो, जिसके समान कोई ना हो, अद्वितीय, जो बिल्कुल अलग हो। ठीक है, तो अद्वितीय शब्द इसके लिए प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न इनमें से अज्ञ का पर्यायवाची नहीं है। अज्ञ का मतलब होता है मूर्ख। ठीक है, जिसके पास कोई ज्ञान ना हो। तो अनभिज्ञ, मूढ़ और मूर्ख ये तीनों ही इसके पर्यायवाची हैं। जबकि विज्ञ का मतलब होता है जो कुछ जानता हो। तो इसमें जो नहीं होगा वो क्या होगा, एस हो जाएगा, विज्ञ। अगला प्रश्न है कि अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। अरविंद हम कमल के पर्यायवाची शब्द होता है, तो अरविंद इसका हो जाएगा ए, कमल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है। अनाथ जिसमें जिसके कोई नाथ ना हो। जैसे में यतीम शब्द और निराश्रित और बेसहारा शब्द ये अनाथ का पर्यायवाची है, और जो नहीं है वो है अनाड़ी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अनाज का पर्यायवाची शब्द है। शस्य का मतलब होता है फसल या क्रॉप। तो अनाज शब्द जुड़ा जो है वो शस्य से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बी विकल्प सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं निम्नलिखित शब्दों में से अग्नि का पर्यायवाची है। अग्नि यानी आग। इसमें पावक, पावक ही इसमें क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अग्नि का पर्यायवाची। मयंक किसका है, चंद्रमा का। अंबर आकाश का। पीयूष किसका है, अमृत का है। जो खाने योग्य न हो उसे कहते हैं अखाद्य। अखाद्य मतलब जो खाया ना जा सके, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग है अखाद्य। अगला प्रश्न है कि जिसके पास घर ना हो। तो ध्यान रखिएगा, निकेत जो शब्द होता है, निकेत का अर्थ होता है घर। तो जिसके पास घर ना हो उसे बोलेंगे अनिकेत। तो बी विकल्प बिल्कुल सही है। अकिंचन का मतलब होता है जिसके पास कुछ ना हो। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को क्या कहते हैं। जो अवसर के अनुरूप यानी अवसर देखते ही वो अपने आप को बदल लेता है, ऐसे लोगों को हम अवसरवादी कहते हैं। अगला प्रश्न है जो स्त्री सुर भी ना देख सके के लिए एक शब्द प्रयोग करते हैं असुर, असुरम श्याम। सी विकल्प सही है इसमें। अगला प्रश्न है कि अज्ञ का क्या अर्थ है। अज्ञ मतलब जो कुछ भी नहीं जानता हो, इन्हें हम यूज करते हैं जो कुछ भी नहीं जानता हो अज्ञ। जो सब कुछ जानता हो तो सर्वज्ञ हो जाएगा। जो बहुत थोड़ा जानता है अल्पज्ञ हो जाएगा। जो जानता भी हो या नहीं जानता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अथाह, अथाह हम उसका प्रयोग करते हैं गहराई के लिए जो नापी ना जा सके। बी विकल्प बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए एक शब्द है। देखिए अप्रमेय जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके। सी विकल्प बिल्कुल सही है, लेकिन यूपीपीसीएस जो है राज्य लोक सेवा आयोग, इसका विकल्प आंसर ए एंड सी दोनों दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके, इसके हम प्रयोग करते हैं अच्युत। और जो अपने स्थान से टल ना सके उसके लिए प्रयोग करते हैं अटल प्रयोग करते हैं। जिस स्त्री के पुत्र और पति न हो, यानी न तो पुत्र ही हो न तो पति ही हो, ऐसे लिए हम उस स्त्री के लिए प्रयोग करते हैं अबीरा। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि व्यर्थ खर्च कर डालने वाले वाक्य हेतु कौन सा शब्द प्रयोग है। तो इसके लिए हम प्रयोग करते हैं अपव्ययी, जो व्यर्थ खर्च करने वाला हो। और जो आय से ज़्यादा खर्च करता है उसे फिजूल खर्ची कहते हैं। और जो बिल्कुल कम खर्च करता है, ठीक है, वो है मितव्ययी। और जो बड़े कठिनाई के साथ खर्चा करता है वो कृपण, बिल्कुल कंजूस कहते हैं। अध, अध का जो विलोम शब्द होता है वो पूर्ण होता है। अध का जो विलोम शब्द होता है पूर्ण होता है। अग्रज, अग्रज का जो सही विलोम शब्द होता है अनुज, यानी छोटा। अग्रज बड़ा होता है, अनुज का विपरीत छोटा होता है। निम्नलिखित में से अमृत का विलोम क्या होगा। अमृत का जो विलोम शब्द होता है वो विष होता है, विष। अमृत का विलोम, ये तो वही सब प्रश्न हो गया, इसका उत्तर भी सी होगा, विलोम विष होगा।
अनुरूप का विलोम क्या होगा? अनुरूप मतलब उसके रूप, उसके अनुसार, और जो उसके विपरीत होगा तो उसे बोलेंगे प्रतिरूप। अगला प्रश्न है, अर्जन शब्द का प्रयोग होता है। अर्जन मतलब कोई चीज़ को ग्रहण करना, मतलब अर्जित करना, तो उसके लिए हम शब्द प्रयोग करते हैं व्ययन, व्यय करना। अमर शब्द का प्रयोग करते हैं, इसका विलोम होता है मर्त्य। अगला प्रश्न है, इनमें से अश्लील शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसके प्रयोग होता है श्लील शब्द, इसका उपयुक्त विलोम हो जाएगा। और अनुरक्त शब्द का विलोम क्या होगा? तो अनुरक्त का जो होता है विरक्त। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, विलोम शब्द को ध्यान से, जो जिस रूप में है, यानी उनमें जो भी प्रत्यय, उपसर्ग या फिर संज्ञा, स्वरनाम, विशेषण, अव्यय, वो जिस रूप में हो उसको उसी रूप में उसका विलोम बताना चाहिए। तो अनुरक्त है, तो अनुरक्त क्या होगा? विरक्त होगा। यदि इस पे अनुरक्ति हो जाता तो इसका विपरीत हो जाता है विरक्ति। ध्यान रखिएगा, इस तरह से प्रश्न। यदि तत्सम शब्द होगा तो तत्सम ही उसका विपरीत होगा। यदि उसका तद्भव शब्द का यदि विपरीत पूछा गया तो तद्भव ही बताना है। यदि भाववाचक संज्ञा के रूप में है तो उसे भाववाचक रूप में बताना है। यदि विशेषण के रूप में है तो विशेषण के रूप में बताना। इस शब्दों का ध्यान रखना है। अंतर्मुखी, अंतर्मुखी का जो विलोम शब्द जाएगा वो बहिर्मुखी हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा आपके 60 क्वेश्चन, जो कि आरओ एआरओ एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस होगा आने वाले समय में, जब भी आप 4 फरवरी के एग्ज़ाम देंगे। यदि इस तरह से हमारे जो आने वाले कंटिन्यू जो ये 60 क्वेश्चन का जो सेट है, जितना भी हो सकता है मैं कोशिश करूँगा करने के लिए। यदि इसे आप रेगुलर फॉलो करें, और इससे यदि अभी तक इसे लाइक शेयर करिए और अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।